हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इस एनसीईआरटी की सीरीज का ये सेकंड क्लास है जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम फोकस करें तो नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम आपके पास जो गिवन है वो है कैपेसिटर की। नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम जो गिवन है वो है कैपेसिटर की। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, देन उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पे बात करें तो कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करेगा। और एक चीज और ध्यान देते हैं, जब हम सेल के साथ किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर टू स्टेट्स अकर होती है। ओके, क्या करेंगे हम, अगर किसी भी कैपेसिटर को सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर दो स्टेट कंसीडर होगी। कौन कौन सी स्टेट कंसीडर होगी? नंबर फर्स्ट स्टेट जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्टेट, वेरिएबल स्टेट। और नंबर सेकंड स्टेट जो होगी इसे हम बोलेंगे स्टडी स्टेट। क्लियर? कैपेसिटर क्या है? जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करेगा, डिवाइस है। और जब हम कैपेसिटर को किसी सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें दो स्टेट यहां पर मिलती हैं। नंबर फर्स्ट वेरिएबल स्टेट एंड नंबर सेकंड इज स्टडी स्टेट। वेरिएबल स्टेट के को हम कहते हैं इनिशियली स्टेट। ये, हाँ, ये जो आपको स्टेट मिलेगा ये मिलेगा हमें इनिशियली। और स्टडी स्टेट जो होगा ये होता है हमारे पास फाइनल स्टेट। क्लियर? देखते हैं इसमें, अगर हम किसी सेल को किसी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करें इनिशियली तो क्या होगा? ये सेल है, प्लस माइनस ईएमएफ इसका मान लीजिए ई है या वोल्टेज वी, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और ये हो जाएगा कैपेसिटेंस सी। तो इनिशियली क्या होगा? एट टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड। इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर शुड बी चार्ज्ड। बट इनिशियल अगर देखें तो इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0 है। लेकिन जैसे टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा तो कैपेसिटर शुड बी चार्ज्ड। तो इसकी जो अपर प्लेट है बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट बिकम्स नेगेटिव। इनिशियल कंडीशन पे क्या होगा? ये जो कैपेसिटर है इसका जो रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू 0 होगी। रिएक्टेंस का मतलब, रिएक्टेंस को हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली यहां पर चार्ज नहीं है, 0 इनिशियली चार्ज है। तो अगर करंट की वैल्यू देखें कि करंट की वैल्यू कितनी फ्लो होगी, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस जो कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर शो करेगा रेजिस्टेंस, इट विल बी 0। तो इट मींस आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन आर, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर है? अब आते हैं हम स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट में क्या होगा? सपोज मानिए फिर से हमने एक सेल लिया, ई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, देन यहां पर कनेक्ट किया हमने कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं एट टी इज इक्वल टू टी सेकेंड के बाद। टी सेकेंड के बाद क्या होगा? टी सेकेंड के बाद ये जो कैपेसिटर है ये फुली चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज्ड, फुली चार्ज्ड। जब फुली चार्ज होगा तो अपर प्लेट बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर प्लेट बिकम्स नेगेटिव। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये जो कैपेसिटर है इसका जो रिएक्टेंस वैल्यू होगा, रिएक्टेंस वैल्यू बिकम्स इनफाइनाइट।
becomes infinite. It means ये जो आपका कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस को ऑफर करेगा। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पर करंट की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन आपका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस इनफाइनाइट और बिकम्स हो जाएगा G। क्लियर? तो इस टॉपिक से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका कंक्लूजन ये है कि इनिशियली जब हम कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट फ्लो होगी और कैपेसिटर शुड बी चार्ज्ड। बट आफ्टर टी सेकेंड के बाद क्या होगा? जैसे ही कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा तो ये स्टडी स्टेट में आ जाएगा और उस कंडीशन पे इस कैपेसिटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर? एक और यहां पर चीज समझते हैं कि अगर हमें कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज को कैलकुलेट करना है तो हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V। C कैपेसिटेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एंड V इज द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। क्लियर है? तो इन दो कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी। ये है हमारे पास अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरड। 4 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कनेक्ट है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज 0.5 ओम। ठीक है, तो ये जो बैटरी है 2.5 वोल्ट, इसके साथ इन्वॉल्व है एक इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 0.5 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट विल बी, इट मींस यहां पर हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ Q। क्लियर? यही सारी चीजें हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। हमने आपसे कहा कि कैपेसिटर को कनेक्ट है किसके साथ? बैटरी के साथ कनेक्ट है और यहां पर हम स्टेट जो कंसीडर करेंगे वो स्टेट कंसीडर करेंगे स्टडी स्टेट। अगर स्टडी स्टेट है तो हम जानेंगे कि इस कैपेसिटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? तो जब कोई करंट इस ब्रांच में जाएगा ही नहीं तो इस सेल से सारा करंट कहां फ्लो कर जाएगा? लोअर वाली ब्रांच में, इस लूप में। इसे नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं A, B, C, D, E एंड ये F। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास ब्रांच कितनी हो गई? 3, A, B, F, C एंड और ये हो जाएगा E एंड D। क्लियर? स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट है तो कैपेसिटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो भी करंट फ्लो है वो कहां से स्टार्ट होगा? F टू A टू B, B टू C। इस लूप में ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कितना करंट फ्लो होगा इस लूप में? अगर हम देखें करंट इन द लूप, इन दी लूप कितना हो जाएगा करंट इन द लूप? तो हम कहेंगे I इज इक्वल टू EMF upon external resistance plus internal resistance. EMF will be 2.5. EMF will be 2.5. 2.5 upon external resistance is 2 and internal resistance is 0.5. It means इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। क्लियर है? तो इस सेल से कितनी करंट फ्लो होगी? तो हम कहेंगे इस सेल से जो करंट फ्लो हो रही है वो है 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। क्लियर? ठीक। अब एक चीज थोड़ा सा और यहां पर कंसीडर करिए, देखिए जरा इसको फोकस करिए कि यहां पर ए बी ब्रांच, एफ सी ब्रांच एंड ई एंड डी ब्रांच, तीनों ही ब्रांच किसमें कनेक्ट है? हम कहेंगे तीनों ही ब्रांच जो कनेक्ट है वो है पैरेलल में। इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज अक्रॉस ए बी होगा वही वोल्टेज अक्रॉस एफ सी होगा, वही वोल्टेज अक्रॉस ई डी होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि तीनों ही तीनों किसमें कनेक्ट है? आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है? पैरेलल। तब इसका होगा कितना पोटेंशियल ड्रॉप? तो आप चाहे इस वाले ब्रांच में कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे इस वाले ब्रांच में कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे अपर ब्रांच में कैलकुलेट कर लीजिए। इजी किस में होगा? तो हम कहेंगे इजी है ये ए टू बी वाले में। तो देखते हैं इसमें करंट फ्लो हो रही है I, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R। I कितना है? 1 एम्पियर कैलकुलेट किया हुआ है
और R जो है वो हमारे पास 2, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 वोल्ट। क्लियर है यहां पर? तो वोल्टेज अक्रॉस AB, वोल्टेज अक्रॉस CF एंड वोल्टेज अक्रॉस DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये ब्रांच और ये बात, तीनों ब्रांच कैसे कनेक्ट है? पैरेलल। अब हमें फोकस करना है ई और डी ब्रांच पे। तो ई और डी पे हमने क्या कहा? हमने पहले कहा ये जो कैपेसिटर है वो किस कंडीशन पे? स्टेडी स्टेट पे है। तो ऊपर वाले ईडी ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अब अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो ऑब्वियसली बाय 10 ओम से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब ई और डी का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल होगा? वो कैपेसिटर के इक्वल ही तो होगा, क्योंकि जब करंट कोई फ्लो नहीं होगी तो 10 एम्पियर से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप 0। तो इस बिहाफ में हम कह सकते हैं स्टडी स्टेट में जो पोटेंशियल अक्रॉस ईडी है वही पोटेंशियल अक्रॉस किसके हो जाएगा? कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 वोल्ट। क्लियर? चलिए बढ़िया। अब हमें फाइंड क्या करना था? कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज की वैल्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वेशन हो जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। यहां पर C गिवन है 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड इंटू V हो जाएगा हमारे पास 2 वोल्ट। कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 8 माइक्रो कूलम। क्लियर? ये है आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज डिपॉजिट ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू 8 माइक्रो कूलम। ऑप्शन पे आते हैं, 0 नहीं, 4 माइक्रो कूलम नहीं, 16 माइक्रो कूलम नहीं, 8 माइक्रो कूलम, दैट इज ऑप्शन डी। तो इस बिहाफ में हम कंक्लूजन से कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज डिपॉजिट होगा वो होगा 8 माइक्रो कूलम। क्लियर? बात समझ में आई यहां पर? दोनों बात, वेरिएबल वाली स्टेट और स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट जो है वो फाइनल स्टेज है जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, और वेरिएबल स्टेट तब लेते हैं जब इनिशियली जब कैपेसिटर स्टार्ट फिर चार्ज। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखिए क्या है। अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। तो यहां पर क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज है पार्टिकल रिलीज किया गया फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिवली चार्ज को हमने रिलीज किया है रेस्ट से। तो बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या इफेक्ट आएगा या क्या इंपैक्ट आएगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रेस्ट यानी कि कांस्टेंट रहेगा? ये सारी बातें हमें करनी है। तो चलिए इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, अगर कॉन्सेप्ट पे बात करें, कॉन्सेप्ट इसके लिए ये है कि सपोज मानिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी जो डायरेक्शन है वो कहां से है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? लेफ्ट टू राइट इसकी डायरेक्शन है। अब क्या होगा? इफ वी प्लेस्ड अ पॉजिटिव चार्ज इन a uniform electric field, then what happen? A electric force act F is equal to QE in the direction of electric field। बात समझ में आई? अगर हम पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे ही इसमें एक फोर्स अप्लाई होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड होगा F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। तो यहां से हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब अगर चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे फोर्स अप्लाई होगा, तो फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर फोर्स जीरो नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा।
फोर्स जीरो नहीं है, एक्सीलेशन जीरो नहीं है, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल शुड बी एक्सीलेटेड, पार्टिकल शुड बी एक्सीलेटेड। कैसा मोशन होगा? एक्सीलेटेड मोशन होगा। और अगर ये एक्सीलेटेड मोशन है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। क्लियर? एक्सीलेटेड मोशन है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम जानते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। कैसे लिखा हमने ये लिखा है हमने बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिक्रीज होगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको कि सपोज एक बॉडी है, मास m है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है मतलब रेस्ट कंडीशन पे है, और अर्थ सरफेस से ये h डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। फिर इसको ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा? ड्रॉप करेंगे जैसे से ये अर्थ सरफेस की तरफ मूव करेगा इसकी वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मींस वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज है तो इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गई? तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज है ऑब्वियस सी बात बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो होगा डिक्रीज होगा। अब ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए है रिमेन्स अ कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। क्या पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगा? हम कहेंगे नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंक्रीज और कैसा मूव कर रहा है? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? डिक्रीज। ये भी नहीं हो सकता। डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही। ये क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, डिक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये अपोजिट तो नहीं है क्योंकि जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चारों में से हमें ऑप्शन सी ज्यादा करेक्ट दिख रहा है। तो इसका क्वेश्चन का, इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा या जो आंसर होगा वो है डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चलिए, आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे कंसीडर करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये है आपके पास इक्विपोटेंशियल लाइन से रिलेटेड है। तो देखिए फिगर आपको गिवन है, 3 फिगर जिसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए गए हैं और एक ऑब्जेक्ट को मूव किया गया है फ्रॉम ए टू बी। ऑब्जेक्ट मूव हुआ है फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? ए टू बी, ए टू बी एंड अगेन ए टू बी। तो हमें क्या निकालना है? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। चारों ऑप्शन पे हमारे पास एक ही चीज कॉमन है, वर्क डन। तो हम क्या करते हैं? एक रिलेशन शो करते हैं जो किसके बीच में हो? इक्वी पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल और वर्क डन के बीच में हम लोग एक रिलेशन को मेंशन करते हैं। चलिए करते हैं। तो इसका इक्वेशन आता है एक VB माइनस VA, potential difference between the 2 points VB minus VA is equal to work done by external agent, work done by external agent to bringing a unit positive charge from A to B, unit positive charge from A to B। यही हमारे पास इक्वेशन है, यही रिलेशन है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन का। क्या है? potential difference between 2 points is equal to work done by external agent to moving a
moving a unit positive charge from A point to B point. But एक चीज और है, but kinetic energy, change in kinetic energy is equal to 0. मतलब kinetic energy में कोई भी change नहीं आना चाहिए. काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए. इसका मतलब हमें इसको जो मूव कराएंगे वो कैसा मूव कराएंगे? स्लोली मूव कराएंगे. क्लियर है? स्लोली स्लोली मूव कराएंगे ताकि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है. तो इसका इस रिलेशन को जरा हम देखते हैं, पुट करते हैं तीनों इक्वेशन पे. तो देखिए ए टू बी जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वीबी माइनस वी ए. ये है 20 वोल्ट और बी है 40 वोल्ट. तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20 वोल्ट का. यहां पर देखिए ये ए टू बी जा रहा है, ये हो गया 20 वोल्ट पे, और आपके पास ये हो गया 40 वोल्ट पे. ये जो पॉइंट है ये हो गया 20 वोल्ट और ये पॉइंट हो गया 40 वोल्ट. तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा 20 वोल्ट पे. क्लियर? यहाँ पे आ जाइए, ए है 20 वोल्ट पे और बी है 40 वोल्ट पे अगेन. यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट. तो तीनों ही सिनेरियो पे, तीनों ही अगर फिगर पे हम देखें तो वी बी माइनस वी ए तीनों में ही इक्वल है और ये कितना है? 20 वोल्ट. क्लियर? अब चार्ज देखिए, तीनों में चार्ज सेम है. यहां पर भी चार्ज क्यू मान लीजिए, कंसीडर कर लीजिए क्यू, यहां भी क्यू. तो हम कहेंगे जो क्यू चार्ज है वो भी कैसा है? यहां पर सेम. क्लियर है? चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है. चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है. तो अब यहां पर देखिए जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये भी क्या होगा? यहां पर सेम होगा और इक्वल होगा तीनों में. क्लियर? सेम होगा और इक्वल होगा. क्लियर है? चलिए, तो यहां पर अब देखते हैं ऑप्शन क्या है. द वर्क डन इन फिगर फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट, नहीं होगा. द वर्क डन इज फिगर इज लीस्ट, नहीं, ना ही यहां पर कोई लीस्ट होगा, ना ही यहां पर कोई ग्रेटेस्ट होगा. क्यों? क्योंकि तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है. तो ऑप्शन सी, द वर्क डन इज द सेम इन फिगर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन है. एंड ऑप्शन डी, द वर्क डन इन फिगर थर्ड इज ग्रेटर देन फिगर सेकंड बट इक्वल टू दैट इन फिगर फर्स्ट, ये भी सही नहीं होगा. क्लियर है? तो यहां पर देखिए क्या होगा, तीनों ही केस में वर्क डन सेम होगा. क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम है, चार्ज सेम है, इसलिए जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा. ठीक है, ये प्रॉब्लम समझ में आई. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल on the surface of a charge conducting sphere is 100 volt. Two statements are made in this regard. Clear? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें यहां पर देखना है कहां पर? एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पे. तो सपोज मान लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर है. सपोज हम इस पे क्यू चार्ज प्रोवाइड कराएंगे. तो क्यू चार्ज अगर प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होगा? जो भी चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या डिपॉजिट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से. बात समझ में आ रही है? ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, और इस स्फीयर पे अगर हम क्यू चार्ज प्रोवाइड कराते हैं तो जितना भी चार्ज होगा वो कहां पर डिपॉजिट होगा? इसके सरफेस पे. क्या इनसाइड पे कोई चार्ज डिपॉजिट होगा? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी है कंडक्टर की कि जो भी चार्ज होगा वो कहां मिलेगा? उसके सरफेस पे मिलेगा. चलिए, फिर उन्होंने दो कंडीशन पे बात की है. कंडीशन क्या है? S1 कंडीशन और S2 कंडीशन पे बात की है. S1 कंडीशन ये कहते हैं कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो. मतलब इस स्फीयर के इनसाइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? जीरो. चलिए देख लेते हैं क्या ये केस सही है नहीं है. तो हम जानते हैं स्फीयर पे अगर हमने चार्ज डिपॉजिट दिया है तो वो कहाँ डिपॉजिट होगा? उसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा. क्या इनसाइड पे कोई चार्ज मिलेगा? नहीं मिलेगा. इनसाइड पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो बाई गॉस थ्योरम या बाई गॉस लॉ पे अगर बात करें, गॉसेस लॉ पे अगर बात करें,
इनसाइड पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनसाइड। क्लियर? तो इनसाइड पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो इनसाइड पे चार्ज नहीं है तो क्यू इनसाइड बिकम्स जीरो, और यहां बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और यहीं से हमें मिलेगा कि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर बिकम्स जीरो। तो इसका मतलब जो S1 वाली जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही है। बात समझ में आती है? सेकंड कंडीशन क्या दी है? एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। मतलब इस स्फीयर के इनसाइड पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो वहां पर पोटेंशियल हमेशा कितना होना चाहिए? 100 वोल्ट होना चाहिए, जो कि कांस्टेंट होगा। इसको भी देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम हम देखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट के थ्रू क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का? E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। क्लियर? इनसाइड पे बात हो रही है, तो इनसाइड पे E इनसाइड जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, इज इक्वल टू dv बाई dr। ये क्या मिला हमें? इसका मतलब ये है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। कि अगर हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू कितनी वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। और हम एक चीज जानते हैं कि अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए, कौन सी वैल्यू? कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वैल्यू हमेशा कितनी मिलेगी? जीरो। इसका मतलब यहां पर अगर हम इस वाले फॉर्म पे देखें तो ये v किस चीज को शो कर रहा है? ये v कांस्टेंट वैल्यू को ही तो शो कर रहा है। किस वैल्यू को शो कर रहा है? कांस्टेंट वैल्यू को शो कर रहा है। इसका मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी वहां पर आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और कितना होगा? जो इसके सरफेस पे है, सरफेस पे कितना है? 100 वोल्ट। तो इसका मतलब इनसाइड पे जो आप में मिलेगा वो मिलेगा 100 वोल्ट का पोटेंशियल। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि जो S2 रीजन जो इन्होंने दिया है, कंडीशन जो दी है, बिल्कुल सही है। ठीक, ऑप्शन पे आते हैं। S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स। नहीं, क्योंकि कोई भी फॉल्स नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बोथ S1 S2 आर फॉल्स। अगेन फॉल्स नहीं है, दोनों को ही हमने कंसीडर देख लिया है, चेक कर लिया है, दोनों ही हमारे पास सिचुएशन बिल्कुल सही है। S1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल ठीक। एंड S1 इज द कॉजेज ऑफ S2, बिल्कुल सही। यही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तभी हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तभी जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर? तो इसका मतलब S1 इज द कॉजेज ऑफ S2, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन पे आइए। S1 इज ट्रू, S2 इज ऑल्सो ट्रू बट द स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों ही एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पे क्या करेंगे? डिपेंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देन पोटेंशियल बिकम्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन डी भी सही नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा प्रॉब्लम। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, इक्विपोटेंशियल एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्ज whose total sum is not zero are approximate। क्लियर? यहां प्रॉब्लम में क्या बताया गया? प्रॉब्लम में इन्होंने ये कहा है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है और उससे एक लार्ज डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने कंसीडर किया है P। तो हमें यह बताना है कि उस P पॉइंट पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, है ना?
तो उससे पहले हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैटर्न होते कैसे। इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैटर्न कैसे होते हैं? अगर हम बात करें नंबर फर्स्ट ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे बात करें कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर, 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 इस तरीके से अगर हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें एक शेप मिलता है और ये भी शेप कैसा है? कुछ स्फेरिकल शेप। इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, यहां पर पोटेंशियल, ये सब पोटेंशियल क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। क्लियर है? Q बाई R। तो इसका मतलब जहां पर R कांस्टेंट होगा पोटेंशियल भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर एक और हम स्फीयर बनाएं इस तरीके से, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज इस पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल है उसे मान लेते हैं VA, और इस पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल है इसको मान लेते हैं VB। किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्लियर? जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। R becomes less then V becomes greater। तो रेडियस A का कम है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू V। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहां से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल फॉर्म पे। सेकंड, अगर लीनियर चार्ज हो तो, लाइन चार्ज अगर हम बात करें, लाइन चार्ज हो तब क्या होगा? लाइन चार्ज, तो ये है लाइन चार्ज। इसके कारण हम जानते हैं जो एक आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल फॉर्म पे बनेगा। ठीक, और लास्ट एक और आता है हमारे पास थर्ड, जिसमें हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो बनेगा आपके पास वो कैसा बनेगा? प्लेन सरफेस। ये तीन ही तो हमारे पास है पैटर्न, पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल, लाइन चार्ज, सिलेंड्रिकल, और यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर हमेशा कैसा बनेगा? प्लेन। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। इक्विपोटेंशियल हमें बताना है इसके कारण कलेक्शन ऑफ चार्जेस और इनका जो नेट एल्जेब्रिक सम है इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम एक रीजन को कंसीडर कर लेते हैं, ये एक रीजन है। इस रीजन पे नंबर ऑफ चार्जेस डिपॉजिट है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, इतने नंबर ऑफ चार्जेस डिपॉजिट है। और ये भी हो सकता है कि कोई चार्ज पॉजिटिव हो और कोई चार्ज नेगेटिव हो, ये भी हो सकता है। सपोज Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव हो, Q3 नेगेटिव हो, Q4 पॉजिटिव हो, इस तरीके से ये भी पॉजिटिव, ये आपके पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो अब ये कह रहा है कि ये चार्ज लेकिन इतना है कि अगर इसका हम एल्जेब्रिक सम करें तो वो वैल्यू नॉन जीरो आएगी। Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये है किसके इक्वल? ये है समेशन ऑफ Q I, तो टोटल चार्ज है Q I, Q I, Q I। क्लियर है यहाँ पे? तो अब हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि इस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज से एक ग्रेट डिस्टेंस पे, लेकिन इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि वो इनफाइनाइट पे ना हो, एक ग्रेट डिस्टेंस P पॉइंट पे हमें कंसीडर करना है कि इसमें कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो जरा ध्यान देते हैं, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं R, मान लेते हैं। क्लियर? तो इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस।
ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ज्यादा है और इन दोनों के बीच जो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। तो अगर हम कंसीडर करें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपैरिजन टू आर, या अगर हम ग्रेट डिस्टेंस से अगर हम देखें तो ये सारे चार्ज किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए पॉइंट चार्ज की तरह। कैसे बिहेव करेंगे, एज अ पॉइंट चार्ज। क्यों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि जो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस कॉम्बिनेशन और पी के बीच की डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ही कम है, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं ये हो गया पॉइंट चार्ज क्यू, ये वाला क्यू, और इससे एक ग्रेट डिस्टेंस पे पॉइंट रखा है पी। तो अब हमें ये बताना है पी पॉइंट पे कैसा शेप होगा। तो हम जानते हैं, ये देखिए पॉइंट चार्ज के कारण कैसा बनता है, स्फेरिकल। यहां पर जो हमारे पास शेप बनेगा इक्विपोटेंशियल का, वो कैसा बनेगा आपके पास, स्फेरिकल फॉर्म। क्लियर है, स्फेरिकल फॉर्म। और इसे हम कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, इसको डाइवर्जिंग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ऑप्शन पे आइए, प्लेन नहीं बन सकता, पैराबोला नहीं होगा, एलिप्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, स्फेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। तो इस प्रॉब्लम का जो कंक्लूजन था वो क्या था, कि कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस है जिसका एल्जेब्रिक सम जीरो नहीं है, इसको हमने क्यू कंसीडर कर लिया। और इससे जब ग्रेट डिस्टेंस पे हमें देखना था इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, तो हमने जो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे नेग्लेक्ट किया एज कंपैरिजन टू डिस्टेंस आर। तो जब हम पी पॉइंट से इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो ये सारे चार्जेस एक सिंगल चार्ज की तरह एक्ट कर रहा होगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा होगा। और पॉइंट चार्ज के कारण जो भी सरफेस बनेगा, इक्विपोटेंशियल का पैटर्न जो बनेगा, वो हमेशा कैसा बनेगा, स्फेरिकल। तो यहां पर ऑप्शन आता है आपके पास स्पेयर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ज्यादा टफ नहीं था, इजी टॉपिक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉब्लम है, ये भी किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रॉब्लम है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पहले समझ लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे देखिए जरा कॉन्सेप्ट पे। नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर जो मीडियम है वो कैसा है, अभी एयर है मान लीजिए। तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ पे ए कहलाता है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया और डी कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट थिकनेस। क्या हो, अगर इस एयर की जगह हम कोई मीडियम फिल कर, कोई भी मीडियम फिल कर दें जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू सपोज कितनी हो, के हो, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी C डैश इज इक्वल टू ए के ए, के ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। यही तो होगी, के ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय द फैक्टर ऑफ ए। अब इसमें एक और दो पैटर्न आते हैं, उनको समझ लेते हैं। दो पैटर्न कौन कौन से हैं। अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हॉरिजॉन्टली अगर फिल है, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फिल है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं K1 से, और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ इस तरीके से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, K2 से। इस तरीके का अगर आपको कोई पैटर्न मिलता है तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का पैटर्न, है ना। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब एक ऊपर वाला कैपेसिटर होगा और एक नीचे वाला कैपेसिटर होगा। अब हमें ये देखना है कि ये कैपेसिटर सीरीज में है या फिर पैरेलल है, कैसे शो करें। तो दोनों एंड पे हमने क्या किया, नॉमेनक्लेचर किया ए टू बी। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे बात करें, ए से बी अगर हम मूव करते हैं, ए टू बी, तो भी हम दोनों ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर हम राइट हैंड साइड पे मूव करें, राइट हैंड साइड से,
तब भी तो हम दोनों ही मीडियम को क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पाथ है और जो राइट हैंड साइड वाला जो पाथ है वो लगभग लगभग सेम होगा। और जब दोनों ही सेम होंगे तो इसका मतलब इस तरीके की अगर आपके पास कंडीशन है तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन जब एक एंड से दूसरे एंड पे जाने के लिए जो पाथ हमारे पास कैसा मिले, सेम पाथ मिले, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें सपोज मान लीजिए इसकी थिकनेस D1 है, इसकी थिकनेस D2 है, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A है। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर है तो C1 की वैल्यू जो फर्स्ट वाली उसकी वैल्यू हो जाएगी A1A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 और सेकंड वाले की हो जाएगी C2 अगर बात करें K2A एप्सिलॉन नॉट बाई D2। क्लियर है? यही तो रहेगा। आइए अगर हम ये कहें कैसा फिल है अब वर्टिकली फिल है, हॉरिजॉन्टली नहीं। कैसा फिल हो गया? वर्टिकली फिल है। ये एक आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये है जिसका कांस्टेंट की वैल्यू K1, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये है जिसमें वैल्यू कितनी है K2। नॉमेनक्लेचर करते हैं, ये A पॉइंट और ये कितना हो जाएगा आपका B पॉइंट। अब देखें इस कॉम्बिनेशन पे दो कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड के थ्रू अगर मूव करें A टू B तो हम सिर्फ और सिर्फ K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम से K1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पास हो रहे हैं। ये कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर हम राइट हैंड साइड पे बात करें तो हम पास हो रहे हैं कहां से? K2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम से पास हो। इसका मतलब दोनों पाथ हमारे पास चेंज। पहला पाथ जो K1 से गया और जो सेकंड पाथ जो राइट हैंड साइड पे जा रहा है वो कहां से जा रहा है? K2 से जा रहा है। इसका मतलब दोनों पार्ट डिफरेंट है। जब इस तरह के कॉम्बिनेशन आए, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल नहीं। क्लियर है यहाँ पर? तो ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट था जहाँ पर हमें ये सीखना था कि पैरेलल कैसे होगा और सीरीज कैसे हो गया। अब आते हैं फिर से अपने प्रॉब्लम पे और यहाँ पे एक चीज जरा देखते हैं। ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ये K1 है और ये K2 है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा है यहाँ पर? एक एंड ये, एक एंड ये से मान लेते हैं A, ये हो जाएगा B। क्रॉस सेक्शन एरिया इसको मान लेते हैं A हमारे पास इस तरीके से। तो A टू B चाहे लेफ्ट हैंड साइड जाइए चाहे राइट हैंड साइड जाइए, दोनों ही कंडीशन पे हमें क्या मिलेंगे? सेम डाइलेक्ट्रिक मीडियम से क्रॉस होना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों ही कैसे कंडीशन पे हैं? सीरीज कंडीशन पे। और सीरीज कंडीशन पे अगर हमें नेट निकालना है तो कितना होगा? ये फर्स्ट कैपेसिटर है, ये सेकंड कैपेसिटर है। क्लियर? तो इसके लिए अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ 1 C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है और ये रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है। तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गौर करिए, C1 की यहां से वैल्यू हो जाएगी, C1 इज इक्वल टू हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D1 और C2 की वैल्यू हो जाएगी K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D2। क्लियर? यही वैल्यू पुट करते हैं जरा। तो यहां पर हो जाएगा D1 अपॉन K1 A एप्सिलॉन नॉट प्लस D2 अपॉन K2 A एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर जरा कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा। क्या बचेगा? D1 अपॉन K1 प्लस D2 बाई K2। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा K1 K2 K1 K2 और यहाँ हो जाएगा D1 K2 प्लस D2 K1 और ये वैल्यू किसकी है? 1/C नेट।
रेसिप्रोकल करें, पलटते हैं इसको, ये हो जाएगा सी नेट इज इक्वल टू K1 K2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1। क्लियर? ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं, नॉमन क्लेचर कर रहे हैं इसको नंबर फर्स्ट। अब क्या है यहाँ पर, इस प्रॉब्लम पे आइए। One of the block has thickness D1 and dielectric constant K1 and the other has thickness D2 and dielectric constant K2 as shown in figure. This arrangement can be thought through as a dielectric slab of thickness D is equal to D1 plus D2 and effective dielectric constant K की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर? अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्म बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट, क्योंकि जब हम इक्विवेलेंट सर्किट फॉर्म करेंगे तभी तो हमारे पास की इफेक्टिव वैल्यू आएगी। इक्विवेलेंट अगर हम इसको बनाते हैं, इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से होगा, ये पूरा एक ही मीडियम जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ए इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा ए। इक्विवेलेंट सर्किट में बात करें, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट, फॉर इक्विवेलेंट सर्किट पे बात करते हैं, तो इक्वेशन कितनी हो जाएगी इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, ये रही यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट के लिए। इसके लिए कैपेसिटेंस हो जाएगा C इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट बाई, और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? तो आप देखिए, कंपेयर कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड में। ऑन कंपेयरिंग जो C हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑन कंपेयरिंग करिए फर्स्ट और सेकंड में, कितना हो जाएगा यहाँ पर, के एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही इक्वल हैं, के इक्विवेलेंट ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज इक्वल टू K1 K2 ए एप्सिलॉन नॉट बाई D1 K2 प्लस D2 K1। यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, के इक्विवेलेंट इस साइड लेके जाइए, यहाँ पे हो जाएगा D K1 K2 अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1। यहाँ पर हम इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, D की वैल्यू को फॉर्म करते हैं, तो D की वैल्यू कितनी थी, D1 प्लस D2, उसके आगे K1 K2 अपॉन D1 K2 प्लस D2 K1। क्लियर? तो ये है हमारे पास इक्वेशन, किसके लिए इक्वेशन मिलेगी, ये इक्वेशन मिलती है के इक्विवेलेंट की इक्वेशन, D1 D2 K1 K2 D1 K2 प्लस D2 K1। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन K1 D1 नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा, K1 प्लस K2 ये होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन होगा, और करेक्शन ये है K1 D2 K2 D1, ये करेक्शन होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारे पास है वो कौन सा है, सी। डी ऑप्शन भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम का जो आंसर है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है